यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज स्टार्ट होने जा रहा है एक नया चैप्टर। चलो, चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसी को कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। इसी को कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। दो तीन बातें इस चैप्टर के रिगार्डिंग पहले बता दूं कि आप लोगों को इस चैप्टर की ना थोड़ी सी समझ में आ जाए कि कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑलमोस्ट इच अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से लगभग सारे ही अटेम्प्ट में कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा, इस क्वेश्चन से छोटे क्वेश्चन नहीं आते। ऐसा नहीं पूछेगा कि 3 नंबर 4 नंबर में छोटा क्वेश्चन पूछा। यूजुअली क्वेश्चन आया तो 8 से 10 नंबर का ही आएगा। नो शॉर्ट क्वेश्चन, यहां से बड़ा क्वेश्चन ही आएगा। छोटे मोटे कंसेप्ट के ऊपर थ्योरी पूछ ले वो अलग बात है, लेकिन जो कंप्यूटेशन आएगा जनरली बड़ा आएगा, तो इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर वेटेज रखता है, यूजुअली 10 नंबर के आसपास के पेपर आते ही आते हैं यहाँ से। और थर्ड इंपॉर्टेंस एक बात समझो, ये तो है बेसिक कैपिटल बजटिंग। इसके आगे की कहानी, जो इसका बड़ा भाई है, वो है एडवांस कैपिटल बजटिंग। इसके आगे की कहानी जो है वो है एडवांस कैपिटल बजटिंग। ये तो अभी आप पढ़ रहे हो, ये पढ़ना है सीए फाइनल में। जिस बच्चे को ये क्लियर नहीं है, ये इसके लिए बेस है। ये क्लियर नहीं है, उस बच्चे को आने वाले समय में फाइनल में यहां भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस चैप्टर से आप लोग बच नहीं सकते। इस चैप्टर आगे भी आपको पढ़ना है, तो इसलिए इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। वेटेज इसका अच्छा है, क्वेश्चन आया तो 10 नंबर के आसपास का आता है, 8 से 10 नंबर, तो सीरियसली लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले कवरेज वगैरह लिख ले। कैपिटल बजटिंग में अभी मैंने बोला आपको, एक तो बेसिक कैपिटल बजटिंग होता है, और एक होता है एडवांस कैपिटल बजटिंग। एडवांस कैपिटल बजटिंग सीए फाइनल के कोर्स में है, यहां से हमें नहीं पढ़ना। एंड बेसिक कैपिटल बजटिंग सीए इंटर के कोर्स में है। ध्यान से नहीं पढ़ोगे, सोचना इसी को बच्चे बहुत मुश्किल अगर मानने लगे तो आने वाले समय में ये कैसे होगा। तो चीजों को समझ के पढ़ना है। ये पहला चैप्टर है जिसके लिए मैं बोल रहा हूं कि घर पे जाके जो भी पढ़ा रहा हूं उसको डेली रिवाइज करना है। इससे पहले मैं बोलता था, पर मैं सोचता था कई बच्चे हैं, कहने को तो मैं कहता हूं शायद ना भी करते हो, पर इस चैप्टर को जरूर रिवाइज करना घर जाके। चलो, सबसे पहले कवरेज लिखते हैं। कवरेज में बेसिक कंसेप्ट, और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों को बेसिक में दिक्कत है, आगे कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन करने में दिक्कत फेस होता है।
उन्हें लगता है सर टेक्निक तो हमें पता है, फॉर्मूले हमें पता है, बन क्यों नहीं रहा है? बन बच्चे इसलिए नहीं रहा क्योंकि आपकी बेसिक क्लियर नहीं है। बेसिक में क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले कैश फ्लो क्या होता है, इसमें 3 चीजें आती हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, करेक्ट, दूसरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, और थर्ड टर्मिनल कैश फ्लो, जो अंत में आएगा प्रोजेक्ट के कैश फ्लो, उसको बोलते हैं टर्मिनल कैश फ्लो। इसके बाद देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक इंटरेस्ट और दूसरा डेप्रिसिएशन। जिस सीक्वेंस में लिखवा रहा हूं उसी सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूं। थर्ड अपना टॉपिक होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेसिक में। चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा टैक्स इम्प्लीकेशंस, ठीक। उसके बाद रिलेवेंट कॉस्टिंग इन कैपिटल बजटिंग। पहले लिख लो टॉपिक, फिर स्टार्ट करता हूं आज का क्लास। पहले सिलेबस लिख लो। ये है अपना बेसिक, जो हमें पता होनी चाहिए कैपिटल बजटिंग आगे पढ़ने से पहले। सर क्या ये बेसिक इंपॉर्टेंट है, इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। बेसिक तो किसी भी चैप्टर का इग्नोर नहीं कर सकते, कैपिटल बजटिंग का तो खैर चांस ही नहीं है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे बेसिक को, थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आएगी, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा बेसिक, 100% आपको समझा के पढ़ाया जाएगा, एक भी डाउट आने नहीं दूंगा, सो डोंट वरी। नेक्स्ट आते हैं, जो सेकंड टॉपिक होगा इसके बाद, वो होगा कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के ऊपर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे टेक्निक पढ़ेंगे, ठीक। उन्हीं में से कुछ टेक्निक है जो हमें पढ़ना है। नंबर 1 ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। दूसरा में पढ़ना है पे बैक पीरियड, शॉर्टकट में PBP कर दूं, एंड DPBP, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। इसमें दो और चीजें जो आपके कॉन्टेक्स्ट में दिया नहीं है, एक रेसिप्रोकल पेबैक और दूसरा पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जो सिलेबस के दायरे में है वही पढ़ेंगे, क्योंकि कैपिटल बजटिंग तो बहुत ही वास्ट टर्म है, इसमें बहुत चीज कवर होते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़े। थर्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV। चौथा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको PI बोलते हैं। पांचवा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, शॉर्टकट में लिख दो IRR। मैं तो डिटेल में पढ़ते टाइम लिखूंगा ही, मुझे स्पेस चाहिए। अभी थर्ड टॉपिक हमने शुरू नहीं किया है, और इसमें लास्ट पढ़ेंगे MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये खत्म होने के बाद अपना स्टार्ट होगा कुछ स्पेशल केस डिसीजन मेकिंग में। बच्चे आप लोगों का पेज इतना वाइड होता नहीं है, तो आप लोग नीचे लिख लेना। ये बेसिक पढ़ने हैं हमें, फिर कैपिटल बजटिंग टेक्निक में इतने पढ़ने हैं, और स्पेशल केस में
एक तो पढ़ना है ओनली कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन, सिर्फ कॉस्ट का इंफॉर्मेशन हो तो क्या करेंगे। दूसरा अनइक्वल लाइफ, थर्ड कैपिटल रेशनिंग के बारे में, ठीक है। चौथा एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, पांचवा रिप्लेसमेंट डिसीजन, छठा लोन वर्सेस लीज, अगर कोई एसेट लेते हैं तो लोन पे लेना हमारे लिए बढ़िया है कि लीज पे लेना। एक और लिख लो, है तो नहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन कोई नहीं, पूछा जा सकता है, मुझे जो भी प्रोबेबल लगता है। इन्फ्लेशन इन कैपिटल बजटिंग, ठीक है, इन्फ्लेशन इन कैपिटल बजटिंग ईटीसी कर देते हैं। ये है आपका फुल सिलेबस। जूम आउट करता हूं, थोड़ा छोटा कर देता हूं, चलिए लिखिए फटाफट से। आराम आराम से पढ़ेंगे, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, सिलेबस लिखने में 10 मिनट चला गया। चलो ठीक है, स्टार्ट करें आज का दिन। आपको याद है पहले लेक्चर में पढ़ाते टाइम मैंने आपको समझाया था कि एक फॉर्म की ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे। तो किसी भी फॉर्म का ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब मार्केट प्राइस शेयर का बढ़े ऐसी डिसीजन लेना, ठीक है। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करते हैं, तो एक फाइनेंशियल मैनेजर बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। याद आ रहा है कुछ? इन डिसीजन में जो मेन फाइनेंशियल डिसीजंस है वो क्या है? एक तो फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड 3 चैप्टर है जो हमें फाइनेंसिंग डिसीजन का नॉलेज देता है। ये तीनों चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा चुका। छठा चैप्टर है जो मैंने शुरू किया है, कौन सा? लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और तीसरा चैप्टर बताओ, कैपिटल स्ट्रक्चर। तीसरा है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये तीनों चैप्टर के नॉलेज से हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेना सीखते हैं, ठीक। जो भी हमारा डिसीजन होता है, चाहे फाइनेंसिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड, वो क्या होना चाहिए? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की ओर काम करना चाहिए, मीट करना चाहिए। यानी कि हम वैसे ही डिसीजन लेंगे कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, मार्केट प्राइस बढ़े, ठीक है। इन्वेस्टर का वेल्थ मैक्सिमाइज करना ही एक फॉर्म की ऑब्जेक्टिव है। चलो इसके बाद मैंने डिविडेंड डिसीजन पढ़ा है, ये भी बोला था, और डिविडेंड डिसीजन पे भी चैप्टर था, पढ़ चुके हम लोग। फाइनेंशियल डिसीजन में एक तीसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक। और ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर जो है ये भी अपने सिलेबस में है और ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। मोटा मोटी मैंने आपको क्या बोला था कि जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन है इसी में आपका सिलेबस है। 3 चीज से ये 5 चैप्टर आ गए। मैंने क्या बोला था, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में हम पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल का डिसीजन लेना, उसमें रिसीवेबल मैनेजमेंट, पेबल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करना, फाइनेंस करना, ये सब आ जाता है। फिर तो पूरे चैप्टर हो गए। और रेशियो चैप्टर क्यों दिया है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाए, कैसे सीखे हम
कि हम अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक, चाहे रेशियो चैप्टर का यूज एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है कि उसकी लिक्विडिटी कैसी है, सॉल्वेंसी कैसी है, इसके लिए बाहर वाले भी कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए कि कंपनी में पैसा लगा रहा हूं तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, शेयर प्राइस अंडर ओवर प्राइस तो नहीं चल रहा, ये सारी चीजें देखने के लिए। ठीक, कंपनी अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रही है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, किस रिसोर्सेज में पैसा इन्वेस्ट करके, ये सारे नॉलेज हमें रेशियो से मिलता है। तो पूरी फाइनेंस का सिलेबस फाइनेंशियल डिसीजन से ही रिलेटेड है। समझ रहे हो? आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी में इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग। समझ में आया? तो शुरू करूं अब। बहुत इंट्रो दे दिया, अब थोड़ा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मान लेते हैं एक फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं, ए लिमिटेड है, करेक्ट। जो ये पैसा लेके आता है इसको तो बोलते हैं फाइनेंसिंग, और आगे जो इन्वेस्ट करेगा प्रोजेक्ट में इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन, करेक्ट। प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कैसे करेगा सर? बहुत सारे प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, फिर उनमें से बेस्ट प्रोजेक्ट को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, इवेल्युएट करके। वही इवेल्युएट करना यहाँ पे सीखेंगे कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक हमें सिखाएगा कैसे बेस्ट अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करें। ठीक, उसके बाद हम पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, वो प्रोजेक्ट जो हमारे फॉर्म की वेल्थ इंक्रीज करे, वैसे प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे। तो जरा लिखो, अगर मान लो एक फॉर्म है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूं इसका ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक, दूसरा इवेल्युएट करेगा ऑल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। पता कर लिया क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, फिर इवेल्युएट करेगा कि उनमें से सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कौन है, पैसा लगाना हो तो किस में लगाओ, और ये इवेल्युएट कैसे करेगा? कैपिटल बजटिंग टेक्निक को यूज करके। लिख दो, बाय यूजिंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि अगर प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं तो लगाऊं या ना लगाऊं, डिसीजन लेंगे। अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट है तो किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं, सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट कौन सा है, ये सिलेक्ट करना सीखेंगे। ठीक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट, यानी कि वो प्रोजेक्ट जो पॉजिटिव वेल्थ क्रिएट करके देंगे एक फर्म को, जिसकी वजह से शेयर प्राइस ग्रो होगा। जिन प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से वेल्थ ग्रो होगा, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। ठीक, इन्वेस्ट इन पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट invest in positive NPV project to maximize wealth of shareholder। अब बताओ, यही करता होगा ना एक कंपनी? इसी डेफिनेशन को लाइन से लिख दूंगा ना तो कैपिटल बजटिंग का इन्वेस्टमेंट डिसीजन का डेफिनेशन हो जाएगा। सबसे इतना तामझाम भी छोड़ो, एक लेमन्स लैंग्वेज में पूछ रहा हूं, आम इंसान के लैंग्वेज में पूछ रहा हूं, जिसने कभी ये चैप्टर ना पढ़ी हो। मान लो कहीं से पैसा लेके आओगे, मान लो इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा चाहिए, पढ़ाया था आपको। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में जो पैसा लगता है वो लॉन्ग टर्म सोर्स से आता है। और मान लो इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने निकाला, लॉन्ग टर्म सोर्स में तो डेट भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है, तो हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना होता है। ये आपने निकाला 12%, कि आपको लॉन्ग टर्म सोर्स से जो पैसा मिल रहा है उस पर कॉस्ट है 12%। बताओ, नंबर वन
किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए, उस प्रोजेक्ट से कितना कमाए, हमारे कॉस्ट से ज्यादा। ठीक, मान लो अगर मैं 18% कमा रहा हूं तो ये इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव बढ़िया है। क्यों सर, कमा 18% रहा हूं, पैसा लगा के देना सिर्फ 12% है, कॉस्ट सिर्फ 12% है, तो एक्स्ट्रा जो 6% है ना, यही तो वेल्थ क्रिएट करेगा और इसी की वजह से वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल जरूरी डिसीजन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से हम ये तो पता कर लेंगे जहां पैसा लगा रहे हैं वहां से कितना कमाने वाले, लेकिन वो पैसा जो लगने वाला है वो किस रेट से आया, उस पर कॉस्ट कितना है, ये जरूरी है प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए। देखो एक लाइन लिखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, बताओ प्यार से लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। मीनिंग लिखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन डील्स विथ जैसे मैं कभी कभी डायग्राम बनाता हूँ, जैसे ये बनाया, अब इसमें बहुत लंबे में बन गया, चौड़े में, है ना, अगर आपके पास उतना स्पेस ना हो तो आप एडजस्ट करके कॉपी में नीचे लिख लिया करो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन डील्स विथ इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड प्रोजेक्ट। लॉन्ग टर्म एसेट और प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का जो डिसीजन है ना, वही है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक और लाइन लिख लो, या चलो इस सेकेंड लाइन में लिखवाता हूं, अ कंपनी शुड आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करनी चाहिए, उसके बाद उनको इवेल्युएट करना चाहिए, उनमें से सबसे बढ़िया कौन सा है। अगर बताओ सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कोई 10% रिटर्न दे रहा है, कोई 8%, कोई 6%, भाई साहब किसी में भी इन्वेस्ट मत करो, हमारा तो कॉस्ट ही 12% है। तो एक तो कॉस्ट से ज्यादा रिटर्न देनी चाहिए, और दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट है और किसी एक में ही लगाना है, तो जिसमें सबसे बढ़िया रिटर्न आए उसमें लगाएंगे। सिंपल, इतना तो सिंपल लॉजिक है। इवेल्युएट a company should identify investment opportunity, evaluate and invest in positive NPV project इवेल्युएट करके इन्वेस्ट करेगा पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट में कि शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ फर्म। मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर या वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक, समझ में आया आपको? पैसा कहां से आता है, शॉर्ट टर्म सोर्स से कि लॉन्ग टर्म सोर्स से? लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा आता है। क्यों? लॉन्ग टर्म सोर्स का पैसा, मान लो शॉर्ट टर्म सोर्स से पैसा लेके आए, ये एग्जांपल पहले लेक्चर में भी दिया था। ठीक, 3 महीने में मुझे रिफंड करना है, ठीक है, रिडीम्ड करना है, जिनसे पैसा लोन लेके आए वो रीपे करना है, और जहां इन्वेस्टमेंट में लगाया वहां 10 साल बाद पैसे आने वाले हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो गया 10 साल बाद, ऐसा तो नहीं कि फैक्ट्री या फिर एसेट जो प्लांट लगाया उसको बेच के पैसे दूंगा, नहीं ना। तो क्या होता है कि शॉर्ट टर्म पीरियड में जो पैसे आए होते हैं उसका मैच्योरिटी पीरियड कम होता है, हमें कम ही समय में देने हैं, पर पैसा तो लंबे समय तक फंसेगा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में, तो देंगे कहां से। इसलिए हम हमेशा लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा लेके आते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट या लॉन्ग टर्म एसेट में पैसे लगाने के लिए। सिंपल। चलो
ये समझ में आया। अब आते हैं बेसिक कंसेप्ट पे। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले कैश फ्लो के बारे में देखते हैं। इमेजिन करो कि मैं किसी लॉन्ग टर्म एसेट में पैसा लगा रहा हूं, ठीक। तो फॉर एग्जांपल आज की डेट में मुझे 5 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, करेक्ट। 5 लाख आउटफ्लो का, 5 लाख उसका कॉस्ट है, और उस एसेट से हर एक साल मुझे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, एग्जाम्पल लेते हैं 5 साल तक मुझे क्या मिलेगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अभी सब समझेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स क्या होता है, ये प्रॉफिट से थोड़ा अलग चीज होता है, ठीक। और अंत में पता है, जब ये प्रोजेक्ट एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी तो कई बार क्या हो जाता है, टर्मिनल कैश फ्लो आता है। एसेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार उसे ऑपरेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल भी लगता है। वर्किंग कैपिटल मान लो मैं 1 लाख मान लेता हूं, ठीक। अंत में टर्मिनल कैश फ्लो, यानी कि सेल्वेज वैल्यू ऑफ एसेट। ये एसेट जो आज मैंने खरीदा, 5 साल बाद चलो उसकी लाइफ खत्म हो गई, कुछ सस्ते वस्ते में बिक जाता है, जो सेल्वेज वैल्यू रिकवर होती है वो पैसा आएगा, प्लस साथ ही में जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट है वो भी आएगा। सब टर्म के बारे में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, बस 2 सेकंड सब्र रखो। यानी कि कैश फ्लो 3 टाइप के होते हैं, एक तो जो शुरू में पैसा लग रहा है, एक जो रिकरिंग पैसा है आपको मिलते रहेगा, ठीक, वो एसेट जनरेट करेगी कैश फ्लो, ठीक। और अंत में जो टर्मिनल कैश फ्लो आता है वो क्या है, तो एक तो सर एसेट बेच के छोटा मोटा आ गया वो, और दूसरा जो वर्किंग कैपिटल लगा होता है ना वो लास्ट में रिलीज होता है, उसकी वजह से जो इनफ्लो आती है वो, इसको बोलते हैं टर्मिनल कैश फ्लो। तो कैश फ्लो 3 होते हैं, एक इनिशियल, एक टर्मिनल, और जो हर एक साल आता है उस एसेट को यूज करके वो क्या है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो बच्चे, एक तो होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, शुरू में जो लगेगा, हर एक साल एसेट कमा के कैश फ्लो जनरेट करेगा तो उसको बोलते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ये क्या होता है, रिकरिंग। और एक होता है टर्मिनल कैश फ्लो। ये कब लग रहा है सर, T0 पे, यानी कि शुरू में। T0 मतलब T डिनोट करता है टाइम, और 0 मतलब आज के डेट में। कई बार 1 साल बाद भी पार्ट में लगता है, 2 साल इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, ये एग्जाम्पल है बस। ये मान लो लाइफ सर n तक है, n ईयर्स है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5, 10 एग्जाम्पल के लिए है। तो ये आएगा Tn पे, यानी कि अंत में। और ये कब आएगा सर, T1 से लेकर Tn तक, ठीक, समझ रहे हो। तो कैश फ्लो जो होता है, ये 3 टाइप के कैश फ्लो होते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड टर्मिनल कैश फ्लो, ठीक। इन्हीं के बारे में अब बारी बारी समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लेता हूं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नोट्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि नोट्स जरूर लिखना। आपको अंत में तो कंसेप्ट की बुक मिलेगी, बट बिलीव मी, मैं जो नोट्स लिखवा रहा हूँ वो ज्यादा फायदा करेगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये पढ़ते के जिस रिदम में पढ़ रहे हैं, जिस तरीके में पढ़ रहे हैं, उस तरीके से लिखा हुआ नोट्स है। नोट्स लिखोगे चीजें याद रहेंगी, चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। बचा हुआ तो मेरा काम है समझाना, तो आपको नोट्स लिखना है, ठीक है। नोट्स कैपिटल बजटिंग में देख ही रहे हो, मैं एकदम से, चाहे कैपिटल बजटिंग छोड़ो, जिस भी चीज में हो, एकदम डिटेल में नोट्स लिखवाता हूँ आप लोगों को। अगर आपको एग्जांपल दूं तो एक एक पेज में आप देखोगे ना तो 40 पेजेस के नोट्स है, एक एक चैप्टर के, इतनी डिटेल में नोट्स है। पर उसी की समरी नोट्स जो कंसेप्ट की बुक है वो 4 to 5 पेज में है। क्यों सर, समरी नोट में बहुत सारे इलुस्ट्रेशन नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, डायग्राम नहीं है, क्विक रिवीजन के लिए दिया हुआ है। पर ये जो है ये डिटेल्ड रिवीजन के लिए दिया है।
मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ नोट्स लिखा करो जो लिखाओ, इससे करो डिटेल रिवीजन, और जो आपको कंसेप्ट की बुक मिलती है उससे करो समरी रिवीजन, क्विक रिवीजन। चलो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो शुरू में पैसा लग रहा है, क्या बोलते हैं उसको? इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, है ना। इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैसे होता है ये? तो ये होता है फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो, प्लस जो फिक्स एसेट लगने के बाद अब उसे ऑपरेट करने चलाने के लिए कई बार वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वो दोनों मिला के। आप बोलोगे सर करेंट एसेट में जो पैसा लगता है वो तो करेंट लायबिलिटी से आती है ना, फाइनेंस होती है। देखो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। पूरा करेंट एसेट का इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है मैंने, फिक्स एसेट तो पूरा, प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी का मतलब क्या है? करेंट एसेट में जो पैसा फंसा है वो करेंट लायबिलिटी से जितना फाइनेंस हो रहा है वो तो ठीक है, उसके अलावा तो उसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस से ही पैसा लगा होता है। ठीक, हमारा पर्पस क्या होता है कि बिजनेस चलाने के साथ साथ लिक्विडिटी को मेंटेन करे, इसीलिए टोटल करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी से फाइनेंस नहीं होता। आपने सुना होगा करेंट रेशियो 1:1 नहीं 2:1 रखना चाहिए, यानी कि करेंट एसेट ज्यादा हो, करेंट लायबिलिटी कम। समझ रहे हो? समझ में आया क्या? तो कैसे निकलेगा? फिक्स एसेट में और करेंट वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट है दोनों को जोड़ दोगे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। जनरली इनिशियल इन्वेस्टमेंट T0 यानी कि प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में होता है। कई बार 2 या 2 से ज्यादा साल में भी हो सकता है कि शुरू में 1 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ा, अगले साल 50 लाख और इन्वेस्ट करना पड़ा, है ना। हमें तो जैसा क्वेश्चन देगा वैसा कर लेंगे। लिख लो ये लाइन। जनरली initial investment are made at T0। T0 का मतलब ही क्या है, आप समझ गए, आज के डेट में स्टार्टिंग में। लेकिन हाउएवर कई बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट 2 या 2 से ज्यादा सालों में करना पड़ता है, कि अभी 1 करोड़ कर रहे हैं, अगले साल भी हमें 50 लाख करनी है। ठीक है, हाउएवर समटाइम्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट ना लिखो, सम इन्वेस्टमेंट हैज टू बी डन some investment has to be done at later period। मान लो कि जैसे कि आज के डेट में ये T0 पे खड़ा हूं, T1 पे खड़ा हूं, सर 1 करोड़ रुपया लगाना है। ठीक है, एसेट आ जाएगा, बचा हुआ 50 लाख मुझे नेक्स्ट ईयर देना है। तो टोटल देखो 1 करोड़ प्लस 50 लाख दोनों ही एसेट का कॉस्ट है, लेकिन फाइनेंस में इससे फर्क पड़ता है क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये आज के डेट में खड़ा है, ये 1 साल बाद खड़ा है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू करके देखना पड़ेगा। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, जनरली इनिशियल इन्वेस्टमेंट शुरू में ही लग रहा होता है, कई बार उसका कुछ पोर्शन हमें नेक्स्ट ईयर में भी पे करना पड़ता है। ठीक है, वो तो करेंगे तब मैं समझा दूंगा। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, फाइनेंस में बच्चे जो डिसीजन है ना वो प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं लेते, कैश फ्लो के बेसिस पे लेते हैं। और प्रॉफिट और कैश फ्लो में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? पहले कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालते कैसे ये समझते हैं, फिर मैं उस डिफरेंस को समझाऊंगा। ठीक है, चलो ये लाइन लिख लो।
या बाद में लिखेंगे, पहले कैलकुलेशन पे आ जाओ। मान लो एसेट लेके आए, करेक्ट। अब इसको ऑपरेट करेंगे, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से सेल होगा, है ना, रेवेन्यू जनरेट होगा, प्लस खर्चे भी होंगे प्रोडक्शन करने के लिए। अब कैश फ्लो कैसे निकलता है, तो मजे से पहले लिखोगे सेल्स, यूनिट बनाने में जो खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, लिखोगे वेरिएबल कॉस्ट, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे हैं। फिर लेस करोगे फिक्स कॉस्ट का हिस्सा, पता है डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट का पार्ट होता है, तो डेप्सन भी लेस करना है, इंक्लूडिंग डेप्सन लिख देता हूं। कहने के लिए अगर बोलूं तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटता है तो इसे क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। पता है क्या आप लोगों को, और ये घट जाए तो इसको बोलते हैं पीबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, करेक्ट, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से इंटरेस्ट घटता है, इंटरेस्ट घटाना है सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन का। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों पॉइंट है नोट्स में, ध्यान से देखना, तो अभी पढ़ाने वाला हूं, सब्र रखो 2 मिनट। पीबीटी आएगा, लेस कर देंगे टैक्स, पैट आएगा, और ऐड कर देंगे इसमें वापस से डिप्सन, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा। ठीक, ठीक, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा। समझ में आया क्या? चलो अब देखो, सबसे पहले डिप्रिसिएशन वाले पॉइंट पे आते हैं। डिप्रिसिएशन, एक बात बताना, जब हम किसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शुरू में उसका पूरा कॉस्ट को हम क्या मान रहे हैं, आउटफ्लो। तो क्या इसका जो डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कॉस्ट क्या है, एमोटाइजेशन ऑफ दिस कॉस्ट, इसी कॉस्ट को कुछ हिस्सों में बांट के हर एक साल खर्चे में क्लेम करते हैं। ठीक, एक्चुअल में वो खर्चा तो है ही नहीं, एक्चुअल में तो ये 5 लाख पे कर दिया, यही आउटफ्लो है। तो जब इसको कंसिडर कर लिया डिसीजन मेकिंग में अलग से, तो इसके डिप्रिसिएशन को, क्योंकि वो नॉन कैश है, पे तो करना ही नहीं है, पे तो कर चुके 5 लाख शुरू में ही, तो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक, उसकी वजह से जो कैश लगा है, आउटफ्लो हुआ है, वो शुरू में ही हमने कंसिडर कर लिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट में। तो एक तो ये याद रखोगे कि डिप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, एक्चुअल में एक्सपेंस है नहीं। इसका जो आउटफ्लो हुआ था एसेट खरीदते टाइम, वो हमने ले लिया है ऑलरेडी। दूसरा, लेकिन आपको पता होगा डिप्रिसिएशन पीएल में जाता है तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट उतने से कम हो गया तो टैक्स बच जाएगी। ठीक, मान लेते हैं 100 रुपया पहले प्रॉफिट था, 30% टैक्स लगता है 30 रुपीज, तो 70 रुपीज पैट बचता था, करेक्ट। अब मैं बोलूं 100 रुपया प्रॉफिट में से डिप्सन 50 रुपया घट गया, क्योंकि पीएल में अभी डिप्सन डाला नहीं था, अब डाला। ठीक, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 50। अब इस पे 30% टैक्स लगेगा अगर, तो 15 रुपीज। और यहां देखना पैट कितना आएगा पैट कितना आएगा, 35, है ना। अब होता क्या है, ये देखो, पहले टैक्स कितना लग रहा था, 30, अब टैक्स कितना लग रहा है, 15। ऐसा क्यों हुआ सर, डेप्रिसिएशन को खर्चा मानेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रॉफिट कम होके सर टैक्स कम लगता है, देयर इज रिडक्शन इन टैक्स, टैक्स सेविंग होती है डेप्रिसिएशन से। तो हमने क्या किया,
डेप्सन को यहाँ घटाया खर्चे के रूप में, तो उस पे जो टैक्स सेविंग होने वाली थी वो हो गई, है ना। टैक्स कम लगा होगा ना, क्योंकि डेप्सन ऑलरेडी घट गया है। पर ये एक्चुअल में तो खर्चा है ही नहीं, ये तो आउटफ्लो है ही नहीं। एसेट का पूरा कॉस्ट हमने शुरू में ही आउटफ्लो मान लिया है, तो वापस से डेप्सन जोड़ दिया। ठीक, लिखो जरा नोट्स। एक तो इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, ये तो नॉन कैश एक्सपेंस है। नोट करने वाली बात है कि एसेट का फुल कॉस्ट आउटफ्लो में ले लिया है। कॉस्ट ऑफ एसेट ऑलरेडी कंसीडर्ड इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसको खर्चा क्यों मानेंगे, जब पूरा का पूरा एसेट को ही कॉस्ट को मैंने आउटफ्लो मान लिया है शुरू में ही। लेकिन इससे टैक्स सेविंग होती है, ये ध्यान देने वाली बात है। डिप्रिसिएशन क्या करता है, सेव्स टैक्स, टैक्स बचाता है। डिप्सन टैक्स बचाता है, तो हमें इसका ट्रीटमेंट क्या है, दो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको जो मन वो करना, दो ट्रीटमेंट मैं बता देता हूं। पहला ट्रीटमेंट जो मैंने ऊपर लिखवाया, फर्स्ट तरीका है कि डिडक्ट कर देंगे खर्चे के रूप में, डिडक्ट एक्ट एज एक्सपेंस, खर्चे की तरह डिडक्ट कर देंगे। तो खर्चा दिखाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगी, टैक्स कम लगेगा। पर ये खर्चा तो था नहीं, तो वापस से जोड़ देंगे। एड बैक टू पैट, वापस से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जोड़ देंगे। यही किया है मैंने, पहला तरीका। देखो, ऊपर डेप्सन घटाया था, नीचे लाके जोड़ दिया, तो इससे टैक्स सेविंग भी हो गई और खर्चा गया भी नहीं। दूसरा तरीका, ऊपर डिडक्ट मत करो, नहीं है ना आउटफ्लो, तो डिडक्ट मत करो, पर टैक्स सेविंग तो है, तो नीचे टैक्स सेविंग बस जोड़ दो। डू नॉट डिडक्ट एज एक्सपेंस, खर्चे के रूप में मत घटाओ ऊपर, तो आउटफ्लो तो हुआ नहीं, खर्चे के रूप में घटाया नहीं तो। दूसरा, टैक्स सेविंग, जिसको डेप्सन टैक्स शील्ड बोलते हैं। डीटीएस का मतलब डेप्रिसिएशन पे जो टैक्स बचती है, डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट से आता है डीटीएस। ठीक है, ये आता है डेप्सन इनटू टैक्स रेट। डीटीएस शुड बी एडेड टू पैट। ऊपर डेप्सन घटा है तो नीचे पूरा डेप्सन जुड़ता है, ऊपर घटा ही नहीं है तो नीचे सिर्फ डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड जुड़ता है। मैं पूरी सॉल्यूशन में क्या करने वाला हूं, तो मैं पूरी सॉल्यूशन में ये मेथड अप्लाई करने वाला हूं। शुरू में घटाऊंगा, नीचे लाके जोड़ दूंगा। ये पूरा तामझाम क्यों कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन पे जो टैक्स बच रही है ना उसके लिए। अगर टैक्स रेट ना दिया हो क्वेश्चन में तो करने की जरूरत नहीं। नो ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ना ऊपर घटाने की जरूरत है ना नीचे जोड़ने की जरूरत है। नोट लिख दो इस लाइन को। वी आर डूइंग दिस टू कंसिडर ओनली डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पे जो टैक्स सेविंग है उसको कंसिडर करने के लिए। अगर टैक्स रेट ही ना दो तो कुछ करने की जरूरत नहीं, दोनों में से कुछ। डेप्सन को खर्चा पर्चा भी घटाने की जरूरत नहीं, और टैक्स शील्ड भी निकल ही नहीं सकता फिर तो। वी आर डूइंग दिस जस्ट टू गिव इफेक्ट ऑफ डीटीएस। डीटीएस का मतलब होता है डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड।
डेप्सन पे जो टैक्स बचता है ना, उसको कंसीडर करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। एग्जाम्पल में बता दो, देखो मान लो डेप्सन है 1 लाख का और टैक्स रेट है 30%, करेक्ट। फर्स्ट अप्रोच से अगर आप करते हो तो पता है क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा। खर्चे में घटाओगे 1 लाख, तो 1 लाख से क्या हो जाता है बताओ फटाफट से, प्रॉफिट कम हो जाता है, तो उस पर टैक्स भी कम लगता है, तो टैक्स सेविंग कितना हो जाएगा बताओ, 1 लाख इंटू 30%, 30,000। पता है नेट एक्सपेंस कितना दिखा होगा, नेट एक्सपेंस जिसको आफ्टर टैक्स एक्सपेंस बोलते हैं, ये सिर्फ 70,000 ही घटा होगा। कैसे सर, 1 लाख खर्चा घटा, 30,000 टैक्स सेविंग हो गई, तो नेट में तो 30,000 ही खर्चा घटा होगा ना। तो खर्चे घटे इतने और हमने एडबैक कितना कर दिया था नीचे, एडबैक कर दिया था 1 लाख। सर खर्चे 70,000 घटे थे, ऐड कर दिया 1 लाख, 30,000 नेट में ऐड हो गया, ये 30,000 यही तो टैक्स सेविंग थी। तो ऐसे इंपैक्ट आ रहा होता है। ठीक, दूसरे तरीके से अगर बोले तो खर्चा घटा ही नहीं है, अंत में जो भी पैट है उसमें सीधा डिप्रिसिएशन टैक्स 30,000 जोड़ दे रहे हैं, यही वाला इंपैक्ट दे दे रहे हैं सीधा जोड़ के। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर डिप्रिसिएशन की वजह से जो टैक्स सेविंग हो रही है ना, वो अंत में टैक्स सेविंग कैश फ्लो में ऐड हो। अगर टैक्स ना हो तो दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, डेप्सन को कंसीडर ही करने की जरूरत नहीं। नोट, इफ देयर इज नो टैक्स, इफ देयर इज नो टैक्स, अगर टैक्स ही नहीं हुआ, इग्नोर डिप्रिसिएशन, आंख बंद करके भाई साहब डिप्रिसिएशन को इग्नोर कर सकते हो। एक बार ये सर क्वेश्चन आया था, टैक्स था नहीं और डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन बड़ी लेंदी टाइप का था, WDV मेथड से कर के बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, करने की जरूरत नहीं है। जब टैक्स है नहीं, टैक्स लग नहीं रहा है, तो डिप्रिसिएशन आपको निकालने की जरूरत नहीं है। डिप्रिसिएशन कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में कंसीडर सिर्फ एक ही वजह से कर रहे हैं कि टैक्स सेविंग जो डिप्सन पे है वो आके ऐड हो जाए कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में। दोनों तरीका से वही ऐड हो रहा है, 30,000 जो डिप्रिसिएशन टैक्स सेविंग था मेरे एग्जांपल में। ठीक, चलो दूसरा पॉइंट था इंटरेस्ट का, सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट का। कौन सा, लॉन्ग टर्म लोन वाला। सर शॉर्ट टर्म लोन का वो तो खर्चे के रूप में घटा रहे हैं ना, ऊपर लिखवाया है। इसके दो ट्रीटमेंट, एक तो सिंपल, नॉट टू बी डिडक्टेड, डिप्रिसिएशन क्या, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन क्या करेंगे, एक काम करो, ऐसे नहीं, ऐसे डायग्राम, डायग्राम ऐसे ही रहने दो, इंटरेस्ट ऑन लोन बस लिखो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों का लिखवा देता हूं। एक होता है लॉन्ग टर्म लोन, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन को तो खर्चे के रूप में घटा रहा है, डिडक्ट एज एक्सपेंस, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म लोन का जो पैसा है इंटरेस्ट, वो इट शुड नॉट बी डिडक्टेड एज एक्सपेंस। कारण बताऊंगा अभी, बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है। ठीक, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इट शुड नॉट बी डिडक्टेड एज एक्सपेंस, अगर डिडक्ट हो गया हो तो
इफ डिडक्टेड, अगर ऑलरेडी क्वेश्चन ने दिया डिडक्ट करके तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड बैक, लेकिन कितना, इंटरेस्ट 1 माइनस टी, क्यों सर इंटरेस्ट जब डिडक्ट हुआ होगा तो पूरा इंटरेस्ट तो डिडक्ट हुआ होगा पर उस पर टैक्स सेविंग हो गई होगी, तो टैक्स सेविंग होके आफ्टर टैक्स जो इंटरेस्ट है उतना ही नेट में आउटफ्लो हुआ होगा। तो जब नेट में आउटफ्लो आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट हुआ है तो एड बैक भी करेंगे आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट, एड बैक दिस टू पैट। डेप्रिसिएशन से अलग है, डेप्शन में अगर डेप्शन डिडक्ट हुआ था तो नीचे पूरा डेप्शन डाल रहे थे, ये अगर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट डिडक्ट हो रखा है ऊपर तो नीचे कितना ऐड करेंगे, 1 माइनस टी आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट, जितना नेट में डिडक्ट हुआ है उतना ही। क्यों, हमें इन लॉन्ग टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग है ये नहीं कंसीडर करना कैश फ्लो में। लिखो इस बात को, नोट, वी डू नॉट कंसीडर टैक्स सेविंग on long term loan, interest on long term loan, interest on long term loan, इसमें टैक्स सेविंग कंसीडर नहीं करना है इसलिए 1 माइनस टी जोड़ रहे हैं, कंसीडर करना होता तो सिर्फ इंटरेस्ट ऐड करते। अब यहां से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए, नंबर 1 सर घटाना क्यों नहीं, डेप्रिसिएशन में तो समझ में आ रहा था नॉन कैश है, ये तो नॉन कैश भी नहीं है, ठीक, ये तो पे करना पड़ता है। नंबर 2 टैक्स सेविंग इस पे क्यों नहीं कंसीडर करना है, 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। वी हैव 2 क्वेश्चंस, और बताओ इसके अलावा थर्ड किसी के ब्रेन में क्वेश्चन नहीं आया होगा। पहला क्वेश्चन, आउटफ्लो कंसीडर क्यों नहीं किया, वाई डिड नॉट कंसीडर आउटफ्लो, ठीक, ध्यान से सुनना आप, अब मजेदार, धीरे धीरे टॉपिक इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। ये अपना फॉर्म है, ये जो एसेट में पैसा इन्वेस्ट किया है, हाँ जी बच्चे, ये कहां से आया, लॉन्ग टर्म सोर्स से। लॉन्ग टर्म सोर्स का मतलब डेट से भी आया हो सकता है, इक्विटी से भी, इंटरेस्ट है मतलब इक्विटी के साथ साथ डेट से भी आया होगा। मान लो जब पैसा इन्वेस्ट हुआ होता है बच्चे इक्विटी और डेट दोनों का, तो जो कमाई देखते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट नहीं है एग्जैक्टली, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ये किसका देखना चाहिए, दोनों का देखना चाहिए। इंटरेस्ट घटा दोगे तो सिर्फ इक्विटी वाले को हिस्से का कैश फ्लो बचेगा ना, तो इंटरेस्ट नहीं घटाना है। क्यों सर, जब कमाई कमाई ये क्या बोलते हैं, जब पैसा दोनों का लगा है डेट और इक्विटी का, तो कैश फ्लो देखते टाइम भी तो दोनों का देखेंगे, इवेल्युएट करने के लिए, रिटर्न देखने के लिए, ठीक है, इसलिए इंटरेस्ट नहीं घटाया, नंबर 1 रीजन। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में क्या राइज हो सकता है कि सर इंटरेस्ट को खर्चा तो क्लेम कर सकते हैं, उस पर टैक्स सेविंग होती है, ये क्यों नहीं कंसीडर किया आपने, वाई डिड नॉट कंसीडर टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग क्यों नहीं कंसीडर किया आपने पता है आपको, मैंने आपको बोला था ना, इस प्रोजेक्ट का जो रिटर्न है उसको हम किससे कंपेयर करते हैं, अपने केसी से, ठीक, प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए हम क्या ध्यान देते हैं, कॉस्ट को ध्यान देते हैं। बताओ ये कॉस्ट कैसे निकला है सर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है बताओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप लोगों को पढ़ा रखा है सर, डेट का वेट इंटू केडीटी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, इक्विटी का वेट इंटू आफ्टर टैक्स, सॉरी इक्विटी में तो आफ्टर टैक्स होता ही नहीं है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक, बताओ
जब मैं बोल रहा हूं ना डेट का वेट इंटू केडीटी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, तो यानी कि सर जब डेट का कॉस्ट निकाल रखा है ना वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स किया है मैंने, तो ये जो निकला है ना ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स कॉस्ट है। तो डेट का जो आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट सेविंग का इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी डेट का कॉस्ट निकालते टाइम दे दिया है मैंने। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद आ रहा है आप लोगों को? तो एक बार जब इंटरेस्ट सेविंग हमने कंसीडर कर लिया है कॉस्ट निकालते टाइम ही, पता है डेट का कॉस्ट कम हो जाता है आफ्टर टैक्स करने की वजह से, जब वहां पे कंसीडर कर लिया है तो कैश फ्लो निकालते टाइम दोबारा इंटरेस्ट सेविंग कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं तो डबल इंटरेस्ट सेविंग उसी इंटरेस्ट पे सॉरी क्या बोलते हैं टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट कंसीडर हो जाएगा उसी इंटरेस्ट पे। ठीक, टैक्स सेविंग जो इंटरेस्ट पे होती है वो कॉस्ट निकालते टाइम ही कंसीडर कर लिया गया होता है, इसलिए कैश फ्लो निकालते टाइम कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं तो दो बार टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट हो जाएगा। याद रहेगा क्या? चलो, समझ में आया? अब बताओ, मैं इससे ये लिख सकता हूं कि सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस डिप्सन, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ऐसे ही निकलता है ना, इनटू 1 - टी, और डिप्सन क्योंकि घटा है तो पूरा डिप्सन जोड़ देंगे। ये मेथड यही बोलता है। दूसरे मेथड क्या बोलता है? सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, डिप्सन नहीं घटाओ, आफ्टर टैक्स कर दो, टैक्स घटा दो, तो डिप्सन टैक्स शील्ड जोड़ना पड़ेगा। डिप्सन खर्चे में घटा है तो नीचे डिप्सन जोड़ना है। हम क्या करेंगे? ऐसे वाला करेंगे। इंटरेस्ट दिया हो घटाएंगे नहीं, बाई चांस घट रखा हो तो नीचे 1 - टी, इंटरेस्ट 1 - टी करके जोड़ना पड़ेगा पैट के बाद। ठीक, अब मुझे एक एग्जांपल देना। नोट, एग्जाम में अगर पैट दिया हो तो पता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा? सर पैट में तो डिप्सन घटा होगा, डिप्सन जोड़ दो। अगर इंटरेस्ट भी कुछ हो तो इंटरेस्ट जोड़ना है लेकिन 1 - टी करके। समझ में आया आपको? ये है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो और पैट में फर्क है। क्या फर्क है? नंबर एक तो ये फर्क है कि सर नॉन कैश एक्सपेंस मैंने कैश फ्लो में नहीं लिया पर पैट में लेते हैं। पैट बनता है एक्रूवल कंसेप्ट पे। ठीक, सारे इनकम में से सारे एक्सपेंस घटाते हैं। ठीक है, लेकिन कैश फ्लो है कैश फ्लो के कंसेप्ट पे, नॉन कैश एक्सपेंस वगैरह नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? सर जो नॉन कैश एक्सपेंस था जैसे कि डेप्रिसिएशन, पूरा एसेट का कॉस्ट ले लिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, तो अलग से डेप्सन खर्चे में लेना सही है? नहीं। दूसरा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाल रहे हैं जब डिसीजन इवेल्युएट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट नहीं घटा रहे, क्योंकि जिसका पैसा लगा है भाई साहब कमाई देखते टाइम उसकी भी कमाई देखनी पड़ेगी। सिंपल लॉजिक। लेकिन पैट निकालेंगे तो ये इंटरेस्ट घटा रहता है, और डिसीजन मेकिंग के लिए हमेशा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पे डिसीजन लेते हैं। अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हो फॉर द पर्पज ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है, रिपोर्टिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, तो पैट के बेसिस पे करते हैं। पैट वहां इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिट निकालते हैं, छोटे मोटे प्रेजेंटेशन के लिए प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन फाइनेंस में जब डिसीजन मेकिंग हो तो भाई साहब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। समझ में आया? ये एक लौता रीजन है कि आप देखोगे अकाउंट में पैट को ज्यादा इम्फेसिस देते हैं हम। जहां पे भी डिसीजन हो, जहां पे भी कुछ हो, देखते हैं प्रॉफिट कहाँ इंक्रीज हो रहा है। और फाइनेंस में डिसीजन लेने के लिए इफ अगर कैश फ्लो का इंफॉर्मेशन है तो हम कैश फ्लो के बेसिस पे क्या लेते हैं? डिसीजन। समझ में आया? एक और लास्ट समझाना चाहता हूं, समझो। ये देखो, मान लो आज 5 लाख रुपया खर्च हो गया मेरे से, आउटफ्लो ऑफ एसेट।
इसका 1-1 लाख डेप्सन अकाउंट प्रोवाइड करता है मुझे। ठीक, अब अकाउंट में अगर ये पूरा का पूरा आज ही अलाउड होता है एज अ खर्चा, तो क्या होता, इतने से प्रॉफिट गिरता। पर यही खर्चा अगर 5 पीरियड में अलाउड है तो 1-1 लाख से 5 साल प्रॉफिट गिरा, यानी कि टोटल प्रॉफिट पे ये खर्चा उतना ही इम्पैक्ट करेगा 5 साल के प्रॉफिट को ध्यान दोगे तो। ठीक, एक बार में डालो तो एक ही बार में उतने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, पार्ट पार्ट में एमोटाइज करके डालो तो पार्ट पार्ट में उतने से प्रॉफिट कम होगा। अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट फॉलो नहीं करता, लेकिन फाइनेंस फॉलो करता है। 1-1 लाख खर्च होना और एक बार में यहाँ पे 5 लाख खर्च होने में फर्क है। क्यों? फाइनेंस यहाँ का कैश फ्लो और यहाँ को कैश फ्लो को सेम नहीं मानता, हमेशा प्रेजेंट वैल्यू करके हम कंपेयर करते हैं। फाइनेंस में हम क्या मानते हैं कि हर एक पैसे पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक, हर एक पैसों पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, चाहे वो मेरा पैसा हो या बाहर वालों का पैसा हो। मनी कम्स विथ कॉस्ट, फाइनेंस का एक लाइन है। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा फाइनेंस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान देते हैं। हम मानते हैं कि पैसा है तो वहां पे कॉस्ट इनकर्ड हुआ है। खर्चे के दृष्टिकोण से देखोगे, जो हमारी अकाउंटिंग है तो 5 लाख ही खर्चा है, एक बार देखो या 1-1 लाख करके 5 बार देखो, टोटल खर्चा 5 लाख चार्ज होने वाला है पीएल में। ठीक, लेकिन फाइनेंस ऐसा नहीं सोचता। फाइनेंस बोलता है एक बार 5 लाख जाए या फिर 1-1 लाख 5 साल में जाए, ये दोनों में बहुत अंतर है। ठीक, अगर आप इन सब का प्रेजेंट वैल्यू करोगे 500 साल का 1-1 लाख का, तो 5 लाख से बहुत कम आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर लिया। तो फाइनेंस में डिसीजन मेकिंग में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर होता है, इसीलिए कैश फ्लो का कंसेप्ट अडॉप्ट करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की नहीं। समझ में आया आपको? चलो, तीसरा था जो हमारे कहानी में था, टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो में दो चीज आता है। अंत में प्रोजेक्ट का लाइफ खत्म होगा तो एक तो आपको सेल्वेज वैल्यू मिलेगा, और सेल्वेज वैल्यू लेना है आपको पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू, पढ़ेंगे अभी, सब रखो। और दूसरा वर्किंग कैपिटल रिलीज। इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि किसी भी किताब में इतने डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा और दोबारा कभी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर याद रखने के लिए बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। दोनों बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू एंड वर्किंग कैपिटल रिलीज। सबसे पहले इस पे आते हैं, पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू। सर, मान लो कि एसेट की लाइफ खत्म हो गई और वो एसेट बिक गया 40,000 में, तो वो तो सेल्वेज वैल्यू। पोस्ट टैक्स का, कई बार जब एसेट बिकते हैं तो वहां प्रॉफिट लॉस भी होता है। एसेट लॉन्ग टर्म था तो कैपिटल गेन होता है, और सरकार अपनी टैक्स छोड़ेगी क्या? नहीं। तो हमेशा हमें प्रॉफिट लॉस को कंसीडर करना है, क्योंकि अगर टैक्स पे करना होगा तो उतना आउटफ्लो जाएगा कि नहीं, बताओ। तो इसीलिए पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू निकालना है। कैसे निकलता है पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू? सेल्वेज वैल्यू, ये तो हमें मिलने वाला है, देखेंगे WDV कितना है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट या लॉस। एसेट का WDV कितना था और बिका कितने में, तो प्रॉफिट लॉस आएगा। आपको पता है प्रॉफिट अगर आता है तो हमें टैक्स पे करनी पड़ेगी उस प्रॉफिट पे। प्रॉफिट या लॉस आए तो कैपिटल गेन का कंसेप्ट आ जाता है, कैपिटल गेन लगते हैं, हमें टैक्स पे करनी पड़ेगी, टैक्स पेबल। उस केस में पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू कितना आएगा? सर, सेल्वेज वैल्यू इतना तो मिलेगा ही मेरे को, लेकिन टैक्स पे करनी होगी तो लेस कर दूंगा टैक्स पेबल। पर कई बार लॉस भी आ जाता है कि एसेट का WDV ज्यादा था बुक में,
और एसेट बी के कम में। ठीक, अगर लॉस आता है तो इस पे टैक्स सेविंग हो जाएगी। टैक्स सेविंग कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल सा सर, ये प्रॉफिट टैक्स पेबल कैसे निकलता है, तो प्रॉफिट इंटू टैक्स रेट। वैसे ही टैक्स सेविंग कैसे निकलेगा? लॉस इंटू टैक्स रेट। जैसे प्रॉफिट आउटफ्लो, सॉरी टैक्स पेबल आउटफ्लो है तो टैक्स सेविंग इनफ्लो है अपने लिए। जो टैक्स पे करना था वो बच गया। कैसे बच गया समझाता हूं। पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू कैसे निकलेगा? सेल्वेज वैल्यू प्लस टैक्स सेविंग। आपको मान लो लॉस हुआ कैपिटल गेन का, कोई और कैपिटल एसेट आपने बेचा है, वहां प्रॉफिट हो रखा है, तो उस पर तो टैक्स भरना था। पर लॉ क्या कहता है? आप इस टैक्स को, आप इस लॉस को सेटअप कर सकते हैं। तो अगर ये लॉस को सेटअप करोगे तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा कम, उस पर हो जाएगी टैक्स सेविंग। जो भरना था, जो आउटफ्लो होने वाला था, वो बच गया कि नहीं? तो जब भी लॉस होता है तो लॉस की वजह से टैक्स सेविंग होती है। इसके दो ही कारण है, एक तो लॉस को क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। कई बार मान लो इस साल नहीं सेटअप होने वाला होता है लॉस, तो ऐसे भी केसेस होते हैं जहां कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप होता है कि अगले साल के गेन के साथ सेटअप हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, और क्या। तो जब भी लॉस हो टैक्स सेविंग आएगी, सेल्वेज वैल्यू में टैक्स सेविंग जुड़ती है। प्रॉफिट हो टैक्स पेबल आएगा, सेल्वेज वैल्यू में टैक्स पेबल घटता है। प्रॉफिट या लॉस आता क्यों है, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? सर जब सेल्वेज वैल्यू अलग हो और डब्ल्यूडीबी अलग हो। करेक्ट। देखो नोट, प्रॉफिट और लॉस अराइज एज व्हेन, कब अराइज होता है? सेल्वेज वैल्यू इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यूडीबी। डेप्रिसिएशन के कितने मेथड है? सर वैसे तो तीन बड़े फेमस मेथड है, लेकिन उनमें से दो कुछ ज्यादा ही फेमस मेथड है। कौन कौन से? एक तो डब्ल्यूडीबी। डब्ल्यूडीबी मेथड में डेप्सन कैसे चार्ज होता है बच्चे? डब्ल्यूडीबी पे डेप्सन का परसेंटेज इनटू करके, रिड्यूसिंग वैल्यू में जो भी आता है रिटन डाउन वैल्यू, उस पर डिप्रिसिएशन का परसेंटेज करते हैं। ठीक। और एक होता है एसएलएम। एसएलएम में डेप्सन कैसे निकलता है? कॉस्ट लेस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। और अंत में इसमें पता है क्या होता है? इसमें सेल्वेज वैल्यू और डब्ल्यूडीबी ज्यादातर केसेस में सेम नहीं होते। क्यों? सर डब्ल्यूडीबी तो कुछ और आएगा, सेल्वेज वैल्यू दिया रहेगा कुछ और। ज्यादातर केसेस में सेम नहीं होते, इसलिए प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है। तो डब्ल्यूडीबी मेथड है तो आपको प्रॉफिट लॉस अराइज होगा, और आपको टैक्स पेबल टैक्स सेविंग कैलकुलेट करनी है। स्टेट लाइन मेथड में क्या होता है? ज्यादातर केसेस में हमने बच्चे सेल्वेज वैल्यू को लेस किया है डेप्सन निकालने के लिए, अंत में डेप्रिसिएट होकर सेल्वेज वैल्यू और बुक वैल्यू सेम ही रहते हैं, तो ज्यादातर केस में सेल्वेज वैल्यू और बुक वैल्यू सेम होंगे। ठीक। कुछ केसेस बनाए जा सकते हैं जहां पे सेम ना हो। अगर ऐसे कंप्यूट किया है तब तो सेम ही होगा। मान लो बोल रहा है कि हमें बुक वैल्यू को 3 साल में डेप्रिसिएट करना है, ठीक, फुल्ली डेप्रिसिएट। तो उस केस में कई बार क्या होता है कि पूरा डेप्रिसिएट हो गया तो बुक वैल्यू तो हो गया नील, पर सेल्वेज वैल्यू कुछ दिया है। जनरली, ये मैं लिख रहा हूं जनरली, 100% केस में नहीं हो सकता, पर 99.99% केस में होगा। जब आपने डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट किया है तब तो ये सही होगा। ठीक। तो होता क्या है, एसएलएम मेथड में आपको क्या आता है? सेल्वेज वैल्यू और बुक वैल्यू सेम, या डब्ल्यूडीबी लिख लो, आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, डब्ल्यूडीबी सेम, तो इसीलिए नो प्रॉफिट लॉस अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। क्वेश्चन कुछ और बना के दे दे जिसमें प्रॉफिट लॉस आ रहा है तो अलग बात है। सिंपल अगर इस मेथड से कर रहे हैं,
एसएलएम का फॉर्मूला लगा के कि तो कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, और कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा तो कोई भी टैक्स पेबल नहीं होगा। टैक्स कंप्यूट करेंगे, यहाँ पे टैक्स को इग्नोर कर सकते हैं। जब भाई साहब प्रॉफिट लॉस ही नहीं आएगा तो टैक्स कंप्यूट करने की क्या जरूरत है, ठीक। तो फिर तो सिर्फ सैलवेज वैल्यू को ही ले लेंगे, पोस्ट टैक्स सैलवेज वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल रिलीज। जब हम कोई बिजनेस करते हैं उसमें वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट होता है ना, तो जब बिजनेस बंद होता है, जब वो प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म होती है, जब एसेट की लाइफ खत्म होती है, तो वर्किंग कैपिटल रिलीज होता है। समझो कैसे। मान लो ये एसेट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, अभी यहाँ वर्किंग कैपिटल लग रहा है 1 लाख का, ठीक। अब एक छोड़ो, ये एसेट का एग्जांपल तो छोड़ो, एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं, एक छोटा सा बिजनेस का, फिर एसेट पे आ जाएंगे। मान लो मैंने एक दुकान खोली, ठीक है, तो उसमें वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट होगा। क्या इन्वेस्ट होगा वर्किंग कैपिटल? सर गल्ले में 10,000 रुपीज मान लो मैंने कैश इन हैंड हमेशा मेंटेन रखा है, तो कैश इन हैंड हो गया। ऑन एन एवरेज 50,000 का मैं डेटर को उधार दे रखा होता हूँ, तो ये हो गया। तो ये हमेशा इतने इन्वेस्ट रहते हैं, हमेशा 50,000 का डेटर उधार पड़ा रहता है, हमेशा कैसे होता है, कैश इन हैंड 10,000 मेंटेन रहता है। तो ये है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में लगने वाला है। लेकिन एक दिन मैं अगर इस बिजनेस को बंद कर दूं, तो ये 10,000 गले में है, ये तो मुझे रिसीव हो जाएगा ना, अब तो रखने की जरूरत नहीं, बिजनेस बंद हो गई तो। या फिर दूसरा है डेटर, जिस डेटर को मैंने दे रखा है, अंत में जब बिजनेस बंद हो गई, आगे तो मैं बेचने वाला नहीं हूं, तो इनसे पैसा रिकवर होगा एक दिन। तो जब अभी क्या होता है कि जैसे जैसे इस डेटर से मिला किसी और डेटर को देना पड़ा, इस डेटर से मिला किसी और को उधार में बेचना पड़ा, तो हमेशा कुछ ना कुछ उधार फंसा रहता है, उसको बोलते हैं एवरेज डेटर। लेकिन जब बिजनेस बंद कर दूंगा तो ये उधार कलेक्ट तो होगा, तो यानी कि बिजनेस चलाने के लिए कई बार वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है शुरू में, लेकिन अंत में जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाती है तो वर्किंग कैपिटल हमें मिल जाता है। इसलिए बोला जाता है वर्किंग कैपिटल जो इन्वेस्ट हुआ है ना, वो अंत में आपको क्या होगा, प्रोजेक्ट की लाइफ में रिलीज होगी, रिलीज होगी। लिखो वर्किंग कैपिटल invested in business will release at end, वो अंत में रिलीज होगा, एंड वाइस वर्सा। बाई चांस कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए शुरू में वर्किंग कैपिटल रिलीज हो रहा है ऐसा बोल, शुरू में वर्किंग कैपिटल का इनफ्लो आ गया, मैं तो अभी तक यही एग्जांपल दे रहा हूं ना, शुरू में पैसा लगता है बाद में वो आ जाता है। किसी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बोल के शुरू में रिलीज हो गया, तो अंत में इन्वेस्ट होगा, देना पड़ेगा, ठीक। इसीलिए मैंने लिखा है वाई से वर्सा। सीए फाइनल में कॉस्टिंग में पहले पुराने समय में हुआ करता था एक क्वेश्चन, जो पहली बार एग्जाम में आया, तो क्या था वहां पे वर्किंग कैपिटल कैपिटल बजटिंग का नहीं था, किसी और चैप्टर का था। मैं उस कॉन्टेस्ट पे बात अभी नहीं करना चाहता, आपको डिसीजन मेकिंग से ही रिलेटेड थी। लेकिन एक सिंपल बात समझाता हूं आपको कि वहां पे वर्किंग कैपिटल रिलीज हो रही थी, तो अंत में इन्वेस्ट होगा, ये हमें मानना पड़ेगा। मान लो अब बिजनेस को छोड़ो, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, जहां फंड शुरू में रिलीज होती है तो अंत में क्यों देना पड़ता है। मान लो एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है, टेनेंट है, टेनेंट को रेंट पे देते हैं, ठीक है, तो शुरू में सिक्योरिटी मनी लेते हैं, करेक्ट। और वो जब टेनेंट जा रहा होता है तो सिक्योरिटी मनी रिफंड करनी पड़ती है। तो उस टेनेंट के लिए जो शुरू में पैसा आया है ना, इनफ्लो, अंत में वो पैसा जा रहा है आउटफ्लो के रूप में। तो यही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉजिक थोड़ा अलग है टेनेंट वाला, लेकिन बात तो समझ में आ गई होगी कि शुरू में किसी बिजनेस में पैसा रिलीज हो जाए तो अंत में देना पड़ता है, और शुरू में लगाया तो अंत में मिलता है। इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल विल रिलीज एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट।
ठीक, तो यहाँ पे अपना दो टॉपिक अभी तक मैंने बेसिक में पढ़ाया, एक तो मीनिंग और दूसरा कैश फ्लो के बारे में। ठीक, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं, मैंने फॉर्मेट बताया। डेप्सन होगा ऊपर घटाएंगे, नीचे पैट के बाद जोड़ देंगे, लॉजिक समझा दिया। इंटरेस्ट होगा नहीं घटाते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म का घटा देंगे। अगर इंटरेस्ट कोई क्वेश्चन में पैट दे और बोले इंटरेस्ट 20 में घटा है, तो इंटरेस्ट 1 माइनस टी एड बैक करेंगे। सेल्वेज वैल्यू हमेशा पोस्ट टैक्स लेंगे, अगर कोई टैक्स पेबल है तो उसको घटा के, कोई टैक्स सेविंग है तो उसको जोड़ के। प्रॉफिट के केस में टैक्स पेबल आता है, लॉस के केस में टैक्स सेविंग होगी। टैक्स सेविंग क्यों होती है, एक जगह जो लॉस हुआ है वो कहीं और सेटअप करके किसी और प्रॉफिट में सेटअप कर सकते हैं। जब जो प्रॉफिट में सेटअप करेंगे वो प्रॉफिट पर टैक्स लगने वाली थी, आपने लॉस सेटअप कर दी तो प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स बच गई, जो आउटफ्लो होने वाली थी वो नहीं हुई, इसीलिए बोलते हैं कि लॉस की वजह से टैक्स सेविंग होती है। ठीक है, चलो इसके बाद अगला टॉपिक पे आओ, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे कौन सा कैपिटल है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अरे लॉन्ग टर्म से पैसा आ रहा है ना कैपिटल बजटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए, तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब सिंपल जो बेसिक डेफिनेशन है बुकों में होती है वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म वाले जो पैसा दे रखे हैं ना, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है, वो कितना कॉस्ट डिमांड कर रहे हैं जो हमारे लिए कॉस्ट है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक, दूसरा, इट इज द मिनिमम रिटर्न फ्रॉम अ प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन शेयर प्राइस। एक और जगह लिखा रखा हूं, ऐसा नहीं है, ये दूसरी बार लिखवा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में यही डेफिनेशन लिखा है, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। इट इज मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम अ प्रोजेक्ट टू मेंटेन शेयर प्राइस। मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी ये समझाया था। मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, अगर ये फंड जो लेके आई है लॉन्ग टर्म से ये 10% है, और जो आगे इन्वेस्टमेंट पे कमा रही है ये 10 से ज्यादा हुआ, 12 हुआ, तो ये जो एक्स्ट्रा कमा रही है इस वजह से क्या होता है, वेल्थ जनरेट होता है, फर्म को पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट होती है और शेयर प्राइस इंक्रीज होगा। अगर 10% से कॉस्ट है और कमा सिर्फ 8% रही है, तो वेल्थ डिक्रीज होगा फॉर्म का, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है कमा कम रहे, तो वेल्थ डिस्ट्रॉय होता है उस केस में। मान लो 10% रेट है और 10% आगे कमा रहे हैं, जितना कॉस्ट ऑफ फंड है उतना ही आगे रिटर्न कमा रहे हैं, तो वेल्थ मेंटेन रहेगा, शेयर प्राइस मेंटेन रहेगा, ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा इस इन्वेस्टमेंट की वजह से। ठीक, तो यही लिखा है, इट इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम अ प्रोजेक्ट टू मेंटेन शेयर प्राइस। बताओ शेयर प्राइस मेंटेन करने के लिए जितना मिनिमम कमाना पड़ेगा वही तो कॉस्ट है। चल, इतना समझ में आया। अगला है टैक्स इम्प्लीकेशन, नोट करिए। टैक्स इम्प्लीकेशन, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले हम क्या मानते हैं, हर एक इनकम पे टैक्स लगने वाली है। अच्छा क्वेश्चन बोल दे ये इनकम टैक्स फ्री है, तब टैक्स फ्री मानेंगे, नहीं तो हम क्या मानते हैं, हर एक इनकम पे टैक्स लगता है। ठीक, टैक्स पे करनी है, और हर एक एक्सपेंस की वजह से टैक्स सेविंग होती है। ठीक है, ये पहला लाइन लिखो, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, अदरवाइज प्रोवाइडेड
we assume that every income has tax paying and expense has tax saving impact. मान लो एक इनकम है, ध्यान से देखना, 100 का, यहाँ पे एक्सपेंस है 40 का, टैक्स रेट है 50%। इस इनकम पे टैक्स लगेगा तो 50 तो टैक्स चला गया, तो टैक्स के बाद इनकम कितना बचा? 50। इस एक्सपेंस पे टैक्स सेविंग होगी 20 रुपीज का, तो नेट एक्सपेंस आफ्टर टैक्स सेविंग कितना होगा? 20। करेक्ट। अब टैक्स को कंसीडर कर लिया कि इनकम पे टैक्स लग गई और एक्सपेंस की वजह से टैक्स सेविंग हो गई। अब बताओ, ये एक्सपेंस था तो ये आउटफ्लो था, टैक्स सेविंग हुआ तो नेट में आउटफ्लो 20 हुआ। ठीक, तो आफ्टर टैक्स अगर प्रॉफिट निकालना हो तो सर 50 ये है इनकम आफ्टर टैक्स और एक्सपेंस आफ्टर टैक्स 20, 30 आना चाहिए। इसी को तो हम ऐसे कर रहे होते हैं सर, 100 रुपया कमाया था, 40 रुपीज एक्सपेंस है तो 60 बचा, उसमें टैक्स लग जाएगा 50%, 30, तो अंत में 30 बचेगा। हम क्या करते हैं, एक एक इनकम एक एक एक्सपेंस पे ऐसा ना करके सारा इनकम लेते हैं, एक्सपेंस घटा देते हैं, नेट पे टैक्स निकाल देते हैं, नेट कमाई पे। इसका मतलब ये है कि सारे इनकम पे टैक्स लग गया, सारे एक्सपेंस पे टैक्स सेविंग हो गई, नेट में ये चीजें हमने कर दी। जैसे मैंने यहाँ पे कितना आया पैट 30, ऐसे भी पैट 30 आएगा। इनकम पे टैक्स लगा के नेट इनकम निकाल लो, और एक्सपेंस क्योंकि इस पे टैक्स सेविंग होती है, एक्सपेंस पे टैक्स सेविंग कंसीडर करके आफ्टर टैक्स देख लो एक्सपेंस, नेट में देखोगे तो उतना ही आएगा। तो इसी को करने का सिंपल तरीका ये होता है जो हम लोग पैट पढ़ते हैं। पैट निकालने का मतलब ये, हम क्या मानते हैं, उसमें जो जो इनकम है सब पे टैक्स लग रही है, जो जो एक्सपेंस है सब पे टैक्स सेविंग भी होती है। ठीक देखो, एक्सपेंस घटने के बाद नेट इनकम पे टैक्स लगा, तो यानी कि एक्सपेंस पे जो टैक्स सेविंग होने वाली है वो हमने कंसीडर कर लिया। इस बात को समझो, ठीक है। जब तक कुछ ना बोले हम क्या मानते हैं, अगर कोई इनकम है तो भाई साहब उस पर टैक्स लगेगी, कोई एक्सपेंस है तो उसको नेट ऑफ टैक्स लेना है, यानी कि थोड़ा बहुत टैक्स सेविंग होगी, तो हमारे लिए आउटफ्लो क्या बना एक्सपेंस में? एक्सपेंस नेट ऑफ टैक्स। दूसरा दूसरा लाइन लिखो, अगर टैक्सेशन अकाउंट में अलग है सेमी चीज पे और इनकम टैक्स रूल कुछ और बोलता है, तो हमें इनकम टैक्स रूल को फॉलो करना है। इफ टैक्स एज पर अकाउंट, जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं, एंड टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज डिफरेंट, we will follow इनकम टैक्स एक्ट। ऐसा क्यों होता है सर? सिंपल सी बात है, जो खर्चे पे टैक्स बचने वाली है, ये कौन टैक्स सेविंग देता है हमें? इनकम टैक्स। टैक्स कितना बचेगा? तो इनकम टैक्स के नियम अनुसार जितना बचेगा वही हमें कंसीडर करना है डिसीजन मेकिंग में। एक सिंपल सी बात समझो, मान लो एक एसेट है, ठीक, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि डब्ल्यूडीबी के अनुसार डेप्शन निकालो, ठीक है, डेप्शन एज पर डब्ल्यूडीबी, और अकाउंट में हमने डेप्शन निकालते हैं यूजुअली एसएलएम के बेसिस पे। अब बताओ, प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है तो डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूंगा? डब्ल्यूडीबी के अनुसार। क्यों सर? ये डब्ल्यूडीबी वाला ही डेप्शन तो इनकम टैक्स अलाउ करेगा, और हमें तो इसी से मतलब है ना, इनकम टैक्स कितना अलाउ कर रहा है, डिप्रिसिएशन जिस पे टैक्स सेविंग होगी।
बुक में तो आप खर्चा कितना भी क्लेम कर लो, बुक में तो आप डिप्रिसिएशन कितना भी दिखा दो, उससे क्या मतलब है। जो भी चीज जो इनकम टैक्स रूल से अलग है तो हमें इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार वो खर्चा या वो इनकम को कंसीडर करना है टैक्स सेविंग के पर्पज से। टैक्स इम्प्लीकेशन अगर निकालना है, टैक्स किसी इनकम पे कितना पे होगा या किसी एक्सपेंस पे कितना टैक्स सेविंग होगी, तो एज पर इनकम टैक्स देख के लेना है, क्योंकि टैक्स पे कितना करना है या बचेगा कितना ये तो इनकम टैक्स एक्ट बताता है, तो इनकम टैक्स को ही ध्यान देना है। बुक में हम क्या खर्चे दिखाते हैं, इनकम दिखाते हैं, इससे मतलब नहीं। ठीक है, तो टैक्स पर्पस के लिए, टैक्स कंप्यूटेशन के लिए हमें हमेशा इनकम टैक्स एक्ट को ध्यान में रखना है। समझ में आया आपको? चलो अगला पॉइंट है रिलेवेंट कॉस्टिंग। अभी हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद मजेदार टॉपिक आएगी रिलेवेंट कॉस्टिंग। कुछ ऐसे खर्चे जो डिसीजन मेकिंग में जरूरी है उसको बोलते हैं रिलेवेंट कॉस्टिंग। जैसे कि एक तो संक कॉस्ट, दूसरा हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, थर्ड हो गया बच्चे अवॉइडेबल, अवॉइडेबल कॉस्ट, और चौथा हो गया एलोकेटेड ओवरहेड या एलोकेटेड कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब क्या होता है? संक कॉस्ट का मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, जो खर्चे ऑलरेडी हो गए। मान लो मैं आगे के लिए डिसीजन ले रहा हूं, तो अभी जहां खड़ा हूं इस स्टेज पे जो खर्चे ऑलरेडी हो गए वो सारे संक कॉस्ट है। संक कॉस्ट का मतलब होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर पास्ट कॉस्ट। ठीक, यानी कि कॉस्ट ऑलरेडी जो इनकर्ड हो चुका है, ऑलरेडी इनकर्ड, और ऐसे खर्चे डिसीजन मेकिंग के लिए इरिलेवेंट होते हैं। जब भी कैपिटल बजटिंग में डिसीजन लेंगे तो संक कॉस्ट को आउटफ्लो नहीं मानेंगे, इग्नोर करेंगे। इरिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, लिख लो, अभी लॉजिक समझाऊंगा। इरिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए ये खर्चे इरिलेवेंट है। क्यों? एक एग्जांपल भी लिख लो, जैसे कि मार्केट सर्वे। सर सम कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए इरिलेवेंट क्यों होता है, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? समझो जरा, खाली स्पेस में समझा रहा हूं मैं। सम कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए इरिलेवेंट क्यों होता है, समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हम एक मशीन लेने वाले हैं जिससे प्रोडक्ट बनाएंगे बेचेंगे, उससे पहले मैं मार्केट सर्वे करने गया। ठीक, कि मार्केट सर्वे क्या कहता है, क्या प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, एंड मार्केट सर्वे में कुछ ज्यादा खर्चा हो गया, 1 लाख रुपीज का खर्चा हो गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अब डिसाइड कर रहे हैं आगे करे या ना करे। ठीक, देखना ये खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, मार्केट सर्वे में मुझसे खर्च हो गया है 1 लाख। ठीक है, अब आगे अगर प्रोडक्ट बना के बेचते हैं तो पता है रेवेन्यू कितना आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख। ठीक, और कॉस्ट कितना इनकर्ड होने वाला है, 9,40,000। एक एग्जाम्पल के बेसिस में, सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस में डिसीजन ले रहा हूं। ठीक है, कैश फ्लो के बेसिस पे नहीं, समझने के लिए ये काफी है। अब मैं बोलूं कि ये डिसीजन मुझे करना चाहिए कि नहीं, प्रोडक्ट बना के बेचना चाहिए कि नहीं, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर टोटल कॉस्ट तो देखो 1 लाख प्लस 9,40,000, 10,40,000 है, और रेवेन्यू सिर्फ 10 लाख आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट नहीं बना के बेचनी चाहिए। और मुझे एक बात बताओ, मैं आगे नहीं भी बनाया प्रोडक्ट तो ये 1 लाख तो खर्चा हो चुका, ये वापस तो नहीं आएगा, तो मुझे 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। पर अगर मैं बना के बेचूं
तो 10 लाख इनकम आएगी, 9,40,000 एक्सपेंस आगे, तो कितना यहाँ से कमाया 60,000, यहाँ 1 लाख खर्चा हो चुका था, तो नेट में सिर्फ 40,000 का लॉस हुआ, क्योंकि आगे हमने 60,000 कमा लिया। ठीक है, जब हम डिसीजन लेते हैं कोई फ्यूचर के लिए, तो पास्ट में जो कॉस्ट इनकर्ड हो गए उसको इरिलेवेंट मानना पड़ता है सही डिसीजन लेने के लिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया, अगर इस 1 लाख को भी खर्चे में मानता तो डिसीजन क्या आती, सर कॉस्ट ज्यादा है खर्चे कम, पर ऐसा नहीं होता, ये कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो गया, आप नहीं भी करोगे ना ये, तो ये खर्चा तो वापस नहीं आने वाला है, इतना नुकसान होगा ही होगा, तो उससे बढ़िया करो, इससे कम नुकसान हो रहा है, कम से कम कमाई तो हो रही है। इसीलिए जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो चुके हैं वो पास्ट कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, उनको ध्यान में नहीं रखना डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, मान लो लैंड परचेज किया था अर्लियर 1 करोड़ का, ठीक, पहले लैंड परचेज कर रखा है 1 करोड़ का, अब सोच रहे उस पर फैक्ट्री लगाए। ठीक है, तो लैंड का खर्चा तो ऑलरेडी पास में हो गया है, तो उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हम नहीं जोड़ते। क्यों, हमें कौन सा आज पे करना है, अगर मैं ये फैक्ट्री ना भी लगाऊं तो 1 करोड़ तो जा चुका है ना। तो हमेशा आप ध्यान रखना, जो खर्चे जो आउटफ्लो ऑलरेडी पास में हो गए डिसीजन लेने से पहले, उसको डिसीजन मेकिंग में कंसीडर ना करो, क्योंकि डिसीजन नहीं भी लोगे तो खर्चा तो हो चुका, वो नहीं वापस आने वाला है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉरगन, कॉस्ट ऑफ, ऐसे डायग्राम में ना लिखने का मन हो तो चलेगा, ठीक है, आप नीचे लिख लेना, कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉरगन। हम अगर कोई ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, उसकी वजह से कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी मिस करना पड़ता है, उस मिस करने का जो कॉस्ट है ना, वही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल, जैसे मैंने लैंड वाला एग्जाम्पल दिया था, ठीक, लैंड 1 करोड़ में मान लो मैंने पास्ट में बाई कर रखा था, तो मैं क्या बोलूंगा, डिसीजन लेते टाइम इस लैंड के कॉस्ट को नहीं जोड़ूंगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि आज तो मुझे करना ही नहीं है ना खर्चे, ये तो ऑलरेडी बाई किया हुआ लैंड है। लेकिन अगर मैं बोलूं, जैसे कि एग्जांपल, ये जो लैंड था ना, इस पे रेंटल इनकम आता था ₹1 लाख पर एनम, एग्जाम्पल के रूप में ये मत बोलना कि 1 करोड़ का लैंड 1 लाख रुपया कैसे आएगा, एग्जाम्पल। तो अगर मैं इस लैंड पे अगर फैक्ट्री बिठाऊं, तो ये 1 लाख जो आता था इनकम, ये तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, तो ये जरूरी है डिसीजन मेकिंग में लेना। क्यों, आप खुद ही बोलो, आप कहीं भी उस लैंड को यूज करके कमाओगे, तो कमाई 1 लाख से ज्यादा ही होनी चाहिए ना, क्योंकि वो लैंड यूज करके 1 लाख तो आप ऐसे भी रेंट करके कमा रहे हो। तो इसलिए ये देखना जरूरी है कि नहीं, कि हमारी आगे की कमाई में ये ऑलरेडी हम कितना कमा रहे थे उस चीजों से, समझ रहे हो। ऐसा ही है, मान लो एक हॉस्पिटल है, ठीक है। अभी क्या है कि ये हॉस्पिटल वाले एक्सरे वगैरह होता है तो रेफर कर देते हैं अगल बगल के क्लिनिक में, तो वहां से उनको कमीशन मिलता है, ठीक, कमीशन मिलता है, ठीक है, वो इनके लिए रेगुलर इनकम है। मान लो हॉस्पिटल अपना ही मशीन लेके आए एक्सरे वगैरह का, तो अब ये कमीशन तो नहीं मिलेगा क्योंकि उनके मशीन में है। तो मशीन लेके आने का जब डिसीजन लेंगे ना कि मशीन से कितना कमा रहे हैं, कितना खर्चा लग रहा है, तो हमें ये ध्यान देना जरूरी है कि ये जो कमा रहे हैं ना, मान लो 50,000 कमीशन कमा रहे थे, ये अब नहीं आएगी, ये कमीशन नहीं आएगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कॉस्ट मान के रिड्यूस करना है, ठीक है। नेट में मान लो इस मशीन से 50,000 कोई कमा रहा हो तो मत लो भाई मशीन, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना, 50,000 तो आप ऐसे भी कमा रहे थे।
ये तो तभी आप डिसीजन ले पा रहे हो ना जब आपको पता है कि कितना कमाई मिस हो रही है। मान लो 1 लाख कमाओगे तो तब ठीक है, 50,000 ऐसे कमा रहे थे, अब एडिशनल कमा रहे हो ना, हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक, चल तीसरा है अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल का मतलब ये जो अवॉइड हो सकता है, कोई चीज करोगे तभी होगा। मान लो इस प्रोजेक्ट में अवॉइडेबल कॉस्ट लगना है, इसका मतलब क्या, ये प्रोजेक्ट करूंगा तभी वो खर्चा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया, अगर प्रोजेक्ट करा मैंने तो एक स्पेशलाइज इंजीनियर आएगा जिसका प्रोफेशनल फी है 10 लाख रुपीज। तो ये 10 लाख रुपीज कब इनकट करना पड़ेगा, जब मैं ये प्रोजेक्ट करूं। ना करूं तो स्पेशलाइज इंजीनियर की मुझे जरूरत नहीं है, तो वो क्या है, अवॉइडेबल कॉस्ट है। कॉस्ट जो कि इनकट होता है जब हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, नहीं लिया तो नहीं इनकट होगा। ठीक, कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अच्छा, यहाँ लिखना भूल गया मैं, ये क्या है, रिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। हाँ जी, अब अवॉइडेबल कॉस्ट पे, अवॉइडेबल कॉस्ट कब इनकर्ड होगा, जब मैं वो चीज करूंगा, नहीं करूंगा तो इनकर्ड ही नहीं होगा। तो यानी कि ये भी रिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर हम नहीं करते तो खर्चा नहीं लगेगा ना, तो क्या लिखोगे, रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, एलोकेटेड कॉस्ट, एलोकेटेड ओवरहेड। ऑलरेडी कंपनी के जो फिक्स कॉस्ट है उसका कुछ खर्चा जब एलोकेट होता है प्रोजेक्ट के ऊपर, उसको बोलते हैं एलोकेटेड कॉस्ट। एग्जांपल या लिख दो, अपोर्शनमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉस्ट। जैसे कि मेरी एक कंपनी है, ठीक, ऑलरेडी हम प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं 1 करोड़, वेरिएबल कॉस्ट है 40 लाख और फिक्स कॉस्ट है 20 लाख। ठीक, अब हम एक नया प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, एसेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इससे सेल होगी, छोटा ही प्रोजेक्ट है 20 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड होगा 8 लाख। ठीक, इसमें अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट यानी कि इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हुए खर्चे हैं, ये करेंगे तभी इनकर्ड होगा। इस प्रोजेक्ट में जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है वो है 1,50,000। तो मैं क्या बोला, सर ये सेल्स में से खर्चे घटाएंगे, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट रिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, ये भी घटाएंगे। ठीक, लेकिन अगर ध्यान से सुनना, कंपनी एक काम करती है, कहती है कि ये प्रोडक्शन हो रहा है प्लस ये भी प्रोडक्शन हो रहा है प्रोजेक्ट में, और टोटल कंपनी का खर्चा ये, तो ये खर्चा जो 20 लाख फिक्स कॉस्ट है तो ये रेगुलर प्रोडक्ट पे भी बटनी चाहिए और नया जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं इस पे भी बटनी चाहिए, है ना। तो अगर ये खर्चे का हिस्सा इस पे बांटोगे, एलोकेट करोगे, तो इसी को बोलते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉस्ट। जो खर्चा ऑलरेडी हो रहा है, जो ओवरहेड ऑलरेडी इनकर्ड हो रहा है, उसका हिस्सा इस प्रोजेक्ट पे आप बांट रहे हो। ठीक, तो ये आपको नहीं बांटना है डिसीजन मेकिंग के लिए। क्यों, डिसीजन मेकिंग के लिए इरिलेवेंट है, सर जी ये प्रोजेक्ट आप नहीं भी करोगे तो ये खर्चा तो लगेगा ही ना, ये प्रोजेक्ट नहीं भी करोगे तो ये खर्चा तो लगेगा, ये आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड है, एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है, आप नया प्रोजेक्ट ना करो तब भी लगेगा। जो खर्चा नया प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो करोगे तभी इनकर्ड होगा, वही रिलेवेंट है। जो ऑलरेडी इनकर्ड हो रहा है वो नहीं भी करोगे तब भी इनकर्ड होगा, वो इरिलेवेंट है। समझ में आया क्या,
एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट, एग्जिस्टिंग ओवरहेड प्रोडक्ट अगर प्रोजेक्ट पे बांट रहे हैं तो नहीं बांटेंगे। क्या लिखोगे? तो एग्जाम्पल था, थोड़ा मैं इसको ना लेफ्ट साइड करता हूं, ठीक है। लिखोगे इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। समझ में आया? अब देखो बच्चे, बेसिक तो मैंने सारा आप लोगों को समझा दिया इतना तक कि अब हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक की ओर मूव कर सकते हैं। कैपिटल बजटिंग में 3 टाइप के डिसीजन जनरली हम लेना सीखेंगे। टाइप्स ऑफ डिसीजन में अगर देखोगे तो एक होता है, अगर सिंगल प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, बताओ एक ही प्रोजेक्ट है, इन्वेस्ट करे या ना करे ये सोच रहे हैं, तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? अगर पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट। तो इसमें डिसीजन होता है एक्सेप्ट या रिजेक्ट का, एक्सेप्ट या रिजेक्ट का। दूसरा होता है मल्टीपल प्रोजेक्ट। ठीक, मल्टीपल प्रोजेक्ट है, और मल्टीपल प्रोजेक्ट में 2 या 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट है, सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है इन्वेस्टमेंट करने का, ये इवैल्यूएट कर रहे हो। इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक, जैसे कि मैं यहां खड़ा हूं, 3 प्रोजेक्ट है ए बी सी, एक ही किसी में पैसा डालने वाला हूं। मैंने कैपिटल बजटिंग टेक्निक लाया, पता चला ये सबसे बढ़िया है, तो ये दोनों एक्सक्लूड हो गए। तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता है, बचा हुआ सब एक्सक्लूड हो जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपने ये टर्म पढ़ी होगी, मैथमेटिक्स में। तीसरा होता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट तो है, अपने पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है और मुझे किसी एक को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है, मुझे किसी एक को सिलेक्ट नहीं करना, तो वो केस होता है कैपिटल रेशनिंग, जहां पे कैपिटल है मेरे पास, किन किन प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं ये डिसाइड करते हैं। तीसरा केस हो सकता है कैपिटल रेशनिंग। ठीक, अभी के लिए आपके दिमाग में बस 2 ही चीज लेके चलना है, सिंपली बेसिक स्टार्टिंग, ताकि एक्सेप्ट या रिजेक्ट का एक प्रोजेक्ट है, करे या ना करे, या फिर 2 या 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट है, तो सबसे बढ़िया कौन सा है, किसको एक्सेप्ट करे, जिसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक, चलो ये पहला लेक्चर था, थोड़ा इसमें बेसिक टर्म्स मैंने पढ़ा है, इतना आप लोग को याद होना जरूरी है आगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक स्टार्ट करने से पहले। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग को रिवाइज करके आना है, बढ़िया से याद करके आना है, मुझे डिसअपॉइंट मत करना इस बार, आप लोग बढ़िया से रिवाइज करके आना, ठीक है। सिर्फ क्लास देखने से कुछ नहीं होता, मेरे पढ़ाने से क्या होगा, आप रिवाइज करोगे तभी आपके ब्रेन में आएगी। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, पर समझने के बाद अगर रिटेन रखनी है तो आपको याद करनी पड़ेगी। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, बढ़िया से पढ़ते रहो, ठीक है।